गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स का 12वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और आज का टॉपिक है मेरा जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए बच्चों मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ओरिजिन हुआ फर्स्ट लॉ जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके कारण। ठीक है, फर्स्ट लॉ की हमारी कुछ लिमिटेशंस थी जिससे पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फर्स्ट लॉ जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाया। फिर वहीं से जो है उसका रीजन खोजा गया और वहां से निकला सेकंड लॉ। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है देखेंगे कि हमारी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक, देखिए सबसे पहली लिमिटेशन थी, सबसे पहली बात ये थी, जो एक कमी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो ये था कि इट फेल्स। ठीक है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो का डायरेक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए और यहीं से आपको थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, हमारा जो है सपोज करिए कि एक बॉडी हमारी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और दूसरी इसके पड़ोस में एक बॉडी है वो सपोज करिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको जो है इस तरीके से जो है कांटेक्ट में ले आते हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा हीट फ्लो का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, हीट फ्लो का डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से होगा, फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये बात आपके समझ में आती है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आती है। ठीक, अब बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हीट फ्लो हमारा रुक जाएगा जब ये दोनों जो है बॉडीज इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। सपोज करिए ये भी हमारा 50 हो जाता है और ये भी हमारा 50 हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। टेम्परेचर जो है किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी और जो है हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, तमाम चीजों पे किसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमारा दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तब हमारा हीट का फ्लो रुक जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आती है। लेकिन ऑब्जेक्शन करने वाले ने क्या ऑब्जेक्शन किया वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारा बेस है कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हमारा ये लॉ बेस है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। मतलब क्या होता है कि हमारा ये हीट इधर से इधर फ्लो होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम हीट का फ्लो इधर से इधर क्यों नहीं सकता, लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर पे क्यों नहीं हो सकता। अगर हीट का फ्लो हमारा लोअर टेम्परेचर से हाईयर टेम्परेचर पे होगा तो भी तो हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऐसी बात तो है नहीं कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर इधर से इधर पे जो है हम जो है हीट का फ्लो कराएं तो क्या होगा कि हमारा जो है एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं। अगर हीट इधर से इधर आती तो भी कंजर्व रहेगी एनर्जी, और इधर से इधर आती तो भी हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला ऑब्जेक्शन इसमें हुआ। तो फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाया कि हीट का फ्लो हमारा हाइयर टू लोअर से ही क्यों होता है। ठीक है, हाइयर से लोअर ही क्यों होता है, लोअर से हाइयर क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है आपको मेरी बात मजाक लग रही हो, लेकिन बच्चों जिसने ऑब्जेक्शन किया
ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे करवा दिया। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे करवा दिया। कैसे करवाया ये बाद में बताऊंगा बच्चों। और यहीं से हमारी दो चीज हमें मिल गई, एक तो मिल गई रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एक मिल गई हमको रेफ्रिजरेटर, ठीक, हमको मिल गया एक रेफ्रिजरेटर मिल गया हमको, और दूसरा मिल गया एसी हमारे घर में जो लगा हुआ है, एयर कंडीशनर। ठीक है, एयर कंडीशनर जिसको हम एसी कहते हैं, बड़े बड़े मॉल में लगा हुआ, आजकल हर जगह देखा जा रहा है। तो उसमें होता क्या है रेफ्रिजरेटर और एसी में कि हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर होता है। अगर आप अपने घर में रखे हुए फ्रिज के पीछे जाएं और उसको हाथ से टच करें तो पीछे गर्म होगा, फ्रिज के अंदर ठंडा है। एसी के पास आप जाएं, आपके घर में कोई भी एसी लगा है, उसके जो है अंदर तो ठंडा रहता है लेकिन बाहर बहुत तेजी से हीट निकलती है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ हमारा जो है इस ऑब्जेक्शन से हमारा ये फायदा हुआ कि हमको रेफ्रिजरेटर और जो है एयर कंडीशनर दो इक्विपमेंट यूजफुल हमको मिल गए। ठीक, अभी कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो ये हमारा हुआ पहला ऑब्जेक्शन। उन्होंने कहा कि एनर्जी हमारी तब भी कंजर्व रहती है जब हम जो है हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शन हुआ, वो ये हुआ कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन, ठीक है, टू एक्सप्लेन द कंडीशन, ठीक है, द कंडीशन अंडर विच हीट is converted into वर्क। ठीक है, हीट हमारा किस कंडीशन में जो है वर्क में जो है कन्वर्ट हो रहा है, ये जो है ये ला एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, हीट हमारा जो है वर्क में कन्वर्ट होगा, ये बात सही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम जो है 10 लीटर पेट्रोल ले, उसमें लगा दे आग, तो सारी हीट बन जाएगी पेट्रोल की, लेकिन उससे हमारा वर्क हुआ नहीं हुआ। ठीक है, सारा का सारा हीट हमारा वेस्ट हो गया। यानी कि हमारी जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमारी एक स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या हुआ, सपोज करिए कि हमारे पास ये एक फ्लाई व्हील है या कोई भी व्हील है, आप इस तरीके से सपोज करिए, और ये हमारी जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ला करके इसे टच करा दें इस तरीके से, तो क्या होगा, इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो है हीट जनरेट हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी। ये बात तो हमको समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बात यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आया कि हमारा यदि हम इसको व्हील को रोक देते हैं और इसी पॉइंट पे हम हीट देते हैं, तो ये वाली व्हील हमारी क्यों नहीं घूमने लगती है। फिर से घूमना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो है वर्क से हीट जनरेट हुई तो हीट से वर्क पैदा होगा। ये बात आप फर्स्ट लॉ में कह रहे हो, तो यहां जब हम हीट दे रहे हैं तो ये घूमने क्यों नहीं लगता है। ठीक है, यहां पर ये एक बात हमारी निकल के आई कि हमारा जो है हीट से वर्क जो है हर कंडीशन में नहीं होता, उसके लिए हमको जो है एक कंडीशन डेवलप करनी पड़ती है, उस हिसाब से कंडीशन बनानी पड़ती है कि हमारा हीट से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी से हमारा वर्क हो जाए। ठीक है, उस एनर्जी से हमारा वर्क हो जाए। अब बच्चों थोड़ा सा मेरे को इसको ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिक्स में चलना पड़ेगा। मैकेनिक्स जो है आप लोग भूले तो हो गए नहीं। ठीक है, तो बच्चों वर्क जो होता है, मैकेनिकल वर्क जो होता है, वो होता है एफ डॉट एस, अगर आपको याद हो, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है वर्क का। ठीक है, यानी वर्क हमारा जो है फोर्स से होता है, वर्क जो है हमारा फोर्स से होता है। ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए, वर्क जो है हमारा ये मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क की बात हो रही, हीट को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, हीट को
हीट को जो है हम यदि वर्क में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप नोट कर लीजिए। हमको एक जो है सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो क्या होता है सबसे पहले कि हम हीट को कन्वर्ट करते हैं फोर्स में और फोर्स से कराते हैं वर्क। ठीक है, हीट को करते हैं फोर्स में कन्वर्ट और फोर्स से कराते हैं हम वर्क। ये प्रोसेस है। और बच्चों ये प्रोसेस हमारा होता है, हीट से जो फोर्स बनती है वो बनती है हमारी इंजन में। ठीक है, वो बनती है हमारी इंजन में। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो कंडीशन ये होती है कि हीट से पहले हम फोर्स बनाएंगे और फोर्स से हम वर्क करेंगे। बच्चों यहां पर एक बात आती है कि हम हीट से फोर्स कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हमारा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम यहां पे आया। ठीक है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम आया। क्या हुआ आप में से जो लोग जाओगे आगे ऑटोमोबाइल के बनोगे इंजीनियर, वो यहाँ पर खूब काम करेंगे इसमें। तो देखिए क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पर हीट से जो है यहाँ पर गैस बना दी, पेट्रोल जला के, डीजल जला के, कुछ और स्टीम से यहाँ पे बना दी, जो है यहाँ पर बना दी हमने गैस। गैस ने लगाया प्रेशर। ठीक है, गैस ने इसके ऊपर एक लगाया प्रेशर। गैस के जितना टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। और बच्चों ये प्रेशर हमारा फोर्स में कन्वर्ट हो गया और इस फोर्स ने वर्क किया। ठीक है, इस फोर्स ने हमारा वर्क किया, यानी कि हमको हीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स में और फोर्स वर्क करेगा, हीट डायरेक्ट वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है कंडीशन एक निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा ऑब्जेक्शन लगा इसके ऊपर। तीसरा ऑब्जेक्शन जो लगा बच्चों हमारा वो हुआ इट फेल्स। ठीक है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ हीट दैट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसको और इसको मिलाकर के हमारा हीट इंजन बना है और पहले वाले को इसके कारण हमारा जो है रेफ्रिजरेटर बना है या एसी बना है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये बात आई कि जैसे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है U प्लस डब्ल्यू, Q बराबर U प्लस डब्ल्यू। जितनी हम हीट देंगे सिस्टम को उतना में कुछ हमारी एनर्जी बढ़ेगी, कुछ हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन दी हुई है। अब ये पूछा गया कि कितनी एनर्जी बढ़ेगी और कितना वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं? तो ये जो है हमारा जो है फर्स्ट लॉ जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहां से जो निकला वो ये निकला कि अगर हम हीट देते हैं तो हमारा कुछ पार्ट तो वर्क में आएगा, बाकी पार्ट हमारा जो है वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट होएगा ही होएगा, ये कंसर्न है। ठीक है, सारा का सारा हमारा जो है हीट वो जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस आपको याद होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक नहीं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सॉरी बच्चों आपको आइसोथर्मल प्रोसेस याद होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो है इंटरनल एनर्जी यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जितना हीट हम सप्लाई करेंगे तो वो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में है, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है पढ़ा भी है इसको, मैंने क्वेश्चन भी इसके करवाए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि हमारा सपोज करिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमारा हीट पूरा का पूरा उठा करके वर्क में कन्वर्ट होता है उसमें, लेकिन वो हाइपोथेटिकल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में भी अगर हम Q1 हीट देते हैं तो उससे एक पार्ट हमारा वर्क करेगा और दूसरा पार्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, दो पार्ट में यहाँ पे बचेगा। ये चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो रहेगी। ठीक है, ये बात बच्चों यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन थे और यहां से ये चीज निकली रिजल्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन थे और यहां से ये चीज ऑब्जेक्शन को रिमूव किया गया और जब रिमूव किया गया तो बच्चों फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह के ऑब्जेक्शन लगाने के बाद इस पे किया गया काम।
और इस पे काम करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकला वो हमारा कहलाया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वो हमारा कहलाया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इससे फायदा क्या हुआ, हमको दो चीज हमको मिल गई जो हमें बहुत काम आई। सबसे पहले हमको मिला रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या एसी कह लें, दोनों एक ही फंक्शन पे काम, एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। और क्या हुआ, उसके बाद हमें मिला हीट इंजन। इसके बाद हमको क्या मिला, हीट इंजन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है, हम दोनों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये किस तरीके से बना। ठीक है, देखते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारा बना। तो बच्चों क्या हुआ, पहला पॉइंट लेते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो का डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने इसको कनेक्ट किया तो हमारा क्या हुआ, हीट इधर से इधर फ्लो करेगा। और बच्चों क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि हीट नेचुरली जो है वो हमारा जो है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। ये क्या है, ये नेचुरल फ्लो है। ये बात हम जानते हैं कि ये नेचुरल फ्लो है। अब बच्चों इस नेचुरल फ्लो का जो है कंपैरिजन हम किसी और नेचुरल फ्लो से करते हैं और फिर आपके बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक है बॉल, ठीक है, और ये बच्चों है नीचे हमारे पास ग्राउंड या समझ लीजिए अर्थ। ठीक है, अर्थ है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये ऊपर से छोड़ी गई तो यहां पे आके गिर गई। ठीक है, यहां पे आके गिर गई। ठीक, तो क्या हुआ कि हमारी ये बॉडी नीचे आई। बच्चों ये भी तो नेचुरल फ्लो है। ठीक है, ये भी नेचुरल फ्लो है। अब देखिए क्या हुआ, हीट हमारी हायर बॉडी से लोअर बॉडी पे जा रही है, ये नेचुरल फ्लो है। एक बॉल हमारी जो है ग्राउंड पे गिरती है, ये भी नेचुरल फ्लो है। तो सवाल यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन किया गया था उसको मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि क्या हम इस बॉल को यहाँ पे ऊपर नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, क्या हम इस बाल को ऊपर की ओर नहीं पहुंचा सकते। तो भाई बात आई कि हाँ बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचा सकते। तो उसी चीज को कहा गया कि अगर हम इस नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जा सकते हैं, इस नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जा सकते हैं, तो इस वाले नेचुरल फ्लो के भी अगेंस्ट जा सकते हैं। यानी कि हीट का भी ट्रांसफर हम जो है लोअर बॉडी से जो है हाई, मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ कर सकते हैं। कि भैया इसके अंदर हीट है, थोड़ी है, इसकी कंपेरिजन में कम है लेकिन हीट है, तो हम इस हीट को खींच के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आई कि अगर हम चाहते हैं कि ये बॉल को हम दोबारा पहुंचा दें ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक नीचे से फोर्स लगाएंगे और इसको यहां पे ले जाके रख देंगे। ठीक है, एक हमने फोर्स लगाया और इसको ले जाकर के ऊपर रख दिया, ये वापस पहुंच गया। ठीक है, ये वापस वहां पे पहुंच गया। तो क्या हुआ कि इस फोर्स ने जो है एक किया वर्क। ठीक है, एक किया वर्क इस तरीके से, और क्या हुआ कि हमारा जो है पहुंच गया ऊपर की ओर। ठीक है, नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा और हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। बच्चों यही काम यहां पे किया गया। ठीक है, यही काम यहां पे किया गया। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा जुगाड़ बनाया गया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसने वर्क किया। ठीक है, जिसने वर्क किया और उस वर्क की वजह से हमारा हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हो गया। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हो गया और बच्चों यहीं से हमारा बन गया रेफ्रिजरेटर। ये है बच्चों इसका प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी बताया। अब ये कैसे वर्क होता है और किस तरीके से रेफ्रिजरेटर काम करता है, ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें मैं आपसे बताऊंगा रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है हीट फ्लो के डायरेक्शन का, कि हीट का फ्लो हम करवा सकते हैं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर, बशर्ते हम जो है सिस्टम के अगेंस्ट एक वर्क करें। सिस्टम के अगेंस्ट हम एक वर्क करें तो क्या होगा कि हमारा जो है हीट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। एक इसके दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इफ an external agent works on the system।
अब अगर एक हमारा एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी, ये बच्चों बात हो गई हमारी पहले पॉइंट की। अब इसको और इसको मिला करके एक पॉइंट बनता है और वो बनता है बच्चों हमारा हीट इंजन। वो बच्चों होता है हमारा हीट इंजन और यहां से दूसरा स्टेटमेंट हमारा निकलेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा निकलेगा। ठीक है, और बच्चों यहां पर भी मैं आपको हीट के कंसेप्ट को जो है समझाऊंगा, हीट के कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा मैकेनिक्स का एग्जांपल लेकर के, तभी बात आपके समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि उसमें हम रेफ्रिजरेटर वाले में अगेंस्ट में जा रहे थे, तो अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे जिससे हमारा हीट फ्लो हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नेचुरल फ्लो के साथ काम करेंगे, नेचुरल फ्लो के साथ काम करेंगे तो क्या हुआ बच्चों, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक हमारे पास जो है हाइयर टेम्परेचर की बॉडी है। ठीक है, सपोज करिए क्या हुआ कि ये हमारा जो है T1 है और बच्चों ये हमारा जो है T2 है, ये लोअर टेम्परेचर की जो है बॉडी है। इस तरीके से सपोज करिए, तो हीट का फ्लो बच्चों क्या होगा, इधर होगा। यहां पर क्या हुआ, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2 हमारा है, तो क्या हुआ कि हीट का फ्लो हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, ये नेचुरल फ्लो होगा, हीट का नेचुरल फ्लो होगा। ठीक है, हीट का नेचुरल फ्लो होगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, नेचुरल फ्लो के बीच में हमने क्या किया, इस नेचुरल फ्लो के बीच में एक लगा दिया इंजन। ठीक है, एक इंजन लगा दिया और यहां से हमने निकाल लिया वर्क। ये हमारा पूरा प्रिंसिपल हो गया हीट इंजन के काम करने का। ठीक है, हीट इंजन के काम करने का। अब चलिए बच्चों, इस बात को मैं आपको मैकेनिक्स में ले चलता हूं और फिर समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों मुझे पता है कि आप लोगों के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आती। पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं समझ में आती 90% स्टूडेंट के, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कतई मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो बच्चों यहाँ पे कह क्या रहे हैं, ये इंजन क्या है, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। अगर हम जो है उस सिस्टम को हीट के बीच में डाल देंगे तो हमारा वर्क हमको मिल जाएगा। अगर इस सिस्टम को जो है हम हीट के बीच में नहीं डालेंगे तो हमारा वर्क नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करते रहें। कितना आप पेट्रोल जला दें, कितना आप लकड़ी जला दें, कितना फ्यूल जला दें, वो सब बर्न होकर के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, हीट हमारी वेस्ट हो जाएगी। क्या है कि हीट को हमें कंट्रोल वे में जो है फ्लो कराना है और उसके बीच में सिस्टम डालना है, तो हमारा जो है हमको मिल जाएगा वर्क। अब देखिए क्या होता है, होता क्या है, सपोज करिए बच्चों ये हमारे पास एक इस तरीके से, ये सपोज करिए एक हमारे पास पुली है और यहां पर क्या होता है कि एक हमारी डोर ऐसे लटकी हुई है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम इस डोर के बगल में एक हमारा इस तरीके से सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, ये देखिए पुली है, इसको लिख लीजिए पुली। ठीक है, और ये हमारा है सिलेंडर। ठीक, ये हमारा है सिलेंडर और इधर कोई भाई साहब है जो इसको खींचने लगा था। ठीक है, जब इसको खींचते हैं तो ये हमारा जो खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। अब बच्चों क्या हुआ कि ये देखिए क्या हुआ कि फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रही है, तो ये खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। क्या इस सिलेंडर पे, सिलेंडर लंबा सा है, इस सिलेंडर के ऊपर इसके खुलने का कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो खुल जाएगा पूरा, इनफाइनाइट है, इसमें खूब जितनी देर तक खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। लेकिन बच्चों हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम क्या बनाया, सिस्टम ये बनाया कि ये सेम पुली है और फिर बच्चों यहाँ पे इस तरीके से यही सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। हमने एक बार क्या किया कि हमने जो है इस डोर को उठा करके ऐसे इसके ऊपर लपेट दिया। देखिएगा, बात समझिएगा, मैं हीट इंजन इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा अपना तरीका है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है और किसी को समझ में नहीं आता। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे समझ में नहीं आया था, बहुत दिनों तक सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। 11th पास हो गए, 12th पास हो गए, इंजीनियरिंग भी कर ली, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में आया बहुत दिनों बाद, जब मेरे को एक ग्रेट पर्सन की किताब हाथ लगी और उनका नाम है एस.एल. अरोड़ा। उनकी किताब को मैं पढ़ता हूं, वहां से मैंने जब अपना काफी एक्सपीरियंस लगाया उसमें, तब मेरे को बात समझ में आई है। तो देखिए क्या हुआ, क्या हुआ
कि इधर से एक ए पुली है, इसके ऊपर बहुत ढेर सारी इनफाइनाइटली लॉन्ग लंबी हमारी डोर एक लटकी हुई है। इस डोर को हम खींच रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से और लगाते जा रहे हैं। इसके बगल में हमारा एक सिलेंडर रखा हुआ है और उसके ऊपर इसके फ्लो का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी पुली के ऊपर क्या करते हैं कि इसी पुली से निकलने वाली डोर को इस सिलेंडर के ऊपर लपेट देते हैं और फिर इसको खींचते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जैसे इसको खींचोगे ये घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना अपने आप ही। पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है, एक्शन में कोई फर्क नहीं, बीच में एक सिस्टम आ गया। क्या हुआ, पहले भी डोर नीचे खींची जा रही थी, अब भी डोर नीचे खींची जा रही है, लेकिन क्या हुआ कि पहले कोई सिस्टम नहीं था, बाद में एक सिस्टम आ गया और इस सिस्टम से हमको एक वर्क मिल गया जो कि हमारा रोटेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम इस रोटेशन का यूज कर सकते हैं। बच्चों यही काम यहां पे होता है। आप क्या है, फ्यूल लो, एक ड्रम पेट्रोल ले आओ, ठीक है, एक ड्रम पेट्रोल ले आया और उसमें लगा दो माचिस, सारा पेट्रोल जल जाएगा, ठीक है। कौन सा काम होगा, ये वाला, डोर सारी खींच गई, खत्म, करने कोई सिस्टम नहीं। लेकिन उसी पेट्रोल को जब आप डाल देते हो इंजन में, ठीक है, इंजन में डाल करके बर्न कराते हो, पहले तो आपने बर्न करा दिया, ठीक है, क्या किया कि आपने उसी हीट को जो है लपेट दिया इसके ऊपर, तो क्या हुआ, अब हमको वर्क मिलती है, अब हमारी किक मारने से गाड़ी चल जाती है, ठीक है, अब हमारी जो किक मारने से गाड़ी चल जाती है। बच्चों यही काम यहाँ पे होता है इंजन में, किताबों में ऐसा बना हुआ है, ठीक है, किताबों में ऐसा बना हुआ है, ऐसा ही बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। लेकिन बच्चों जो है होता ये है, क्या हुआ कि टंकी में आपने ऊपर डाला पेट्रोल, पेट्रोल गया कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर से जो है होता हुआ जो है इधर से ऑक्सीजन ली उसने फिल्टर से और उधर वो गया इंजन के अंदर, इंजन में लगा हुआ स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग ने पेट्रोल को बंद कर दिया, वहां से जनरेट हो गई इंजन के अंदर हीट। अब हीट जो जनरेट हुई तो उसने पिस्टन को पुश किया, मतलब क्या हुआ कि जब हमारा पेट्रोल बर्न हुआ तो बनी गैस और गैस ने पिस्टन के ऊपर लगाया प्रेशर, प्रेशर से बना फोर्स और फोर्स से हमारा जो है व्हील घूम गई, जिससे चेन से हम लेकर के अपना जो है गाड़ी चला लेते हैं। उसी चीज को हम कहते हैं इंजन, ठीक है। आप में से अधिकतर बच्चे, नियर अबाउट 90% बच्चे जो होंगे वो मोटरसाइकिल चलाते होंगे और नियर अबाउट 20% ऐसे होंगे जो हमारी कार भी चलाते होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा फंक्शन होता है कि हीट के फ्लो के बीच में एक सिस्टम डाल दो, वो हमारा सिस्टम जो है इंजन होता है, वो इंजन हमको वर्क का आउटपुट देता है और थोड़ी सी हीट हमारी वेस्ट हो जाती है। और ये हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा मैं बता दूं क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे नेचुरल फ्लो में काम कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट के नेचुरल फ्लो में काम कर रहे हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में हमने नेचुरल फ्लो में काम नहीं किया था, हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क का आउटपुट ले रहे हैं नेचुरल फ्लो से। नेचुरल फ्लो वो फ्लो होता है जो अपने आप होता है, जैसे कि डैम से पानी का गिरना, डैम से पानी नीचे गिरता है, बीच में हम टरबाइन फंसा देते हैं, टरबाइन घूम जाती है अपने आप और हमको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि नेचुरल फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि फ्लो हमारा तभी बनेगा हीट का जब हमारा एक जो है हायर टेम्परेचर पे होगा, दूसरा लोअर टेम्परेचर पे होगा, तब हमारा जो है फ्लो बना रहेगा और बीच में हम जो है कुछ जुगाड़ लगा करके वर्क निकाल लेंगे। अगर इसी बात को मैं इसी सिस्टम से समझाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे हमारे पास एक जो है डोर आए वो अपने आप इस पे लपेटना चालू हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हमारी पुली है, इसके ऊपर बहुत ढेर सारी डोर है और हमने इसको यहाँ पे ऐसे बांध के हल्का सा घुमा दिया और कहा बेटा अब तुम घूमो, हमने तो घुमा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो जितनी हीट हम देते वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती। बच्चों यहाँ पर नेचुरल फ्लो बना रहने के लिए हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो कोई कह सकता है कि यहाँ टेम्परेचर 0, हाँ डेफिनेटली 0 दे दीजिए, लेकिन डिफरेंस तो होगा, ठीक है, डिफरेंस तो होगा, थोड़ी बात डिफरेंस होना जरूरी है। यानी कि हीट हमारी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी तो बीच में हम इंजन के थ्रू
वर्क निकाल लेंगे। और बच्चों यही हमारा जो है हीट इंजन का कंसेप्ट है, और यही बच्चों हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट आता है कि जब कभी भी हम हीट को जो है वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो सारी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें से जो है एक पार्ट हमारा जो है रिजेक्ट होएगा ही होएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट। ठीक है, ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है कि हम ना करते हैं, क्योंकि हमको नेचुरल फ्लो में काम करना, वहां पे अगेंस्ट में हम काम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट हो गए। एक हमारा कहलाता है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट और दूसरा हमारा कहलाता है क्लैसियस स्टेटमेंट। तो बच्चों ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों स्टेटमेंट आपको लिख के बताता हूं विद नेम, क्योंकि बच्चों नीट के एग्जाम में कभी कभी केवल जो है नाम ही पूछ लेगा साइंटिस्ट के, और यदि नहीं पता होगा तो आप कर दोगे गलती। तो बच्चों आपको जहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, दो चीज होती है। एक बात तो हमारी ये निकल के आई कि हम जो है हीट का फ्लो जो है, नहीं हीट का फ्लो नहीं, हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें हमारी वेस्टेज ना होती हो हीट की, या सारी की सारी हीट हम जो है वो कन्वर्ट कर दें वर्क में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हम हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी पे कराते हैं तो हमारा जो है बीच में किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा जो जबरदस्ती हीट को खींच के जो है लोअर टेम्परेचर से जबरदस्ती हायर टेम्परेचर पे छोड़ेगा। बस यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैंने बहुत मेहनत के बाद से अपने तरीके से आपको समझाया है। जैसा मैंने समझाया है ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, किताब में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप जो है एक काम ये कर लीजिए, सबसे पहले लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हो गया। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट है केल्विन, ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इन्होंने जो बात कही है वो हीट इंजन के बारे में कही है। वो इन्होंने ये बात कही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू construct an engine that convert all heat into mechanical work। ठीक है, मैकेनिकल वर्क। ये हमारा जो है केल्विन प्लैंक का जो है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको दूसरी तरीके से भी कहा जाता है कि देयर इज always some part of heat is going to waste। ठीक है, going to waste when we draw some work from heat। ठीक है, बस इतनी सी बात है। किताबों में तरह तरह से लिखा है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, अब लिखा है तो लिखा है, क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये बात है टोटल कि हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें हम सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, या इसको इस तरीके से कहें कि जब भी हम किसी हीट से वर्क कर लेंगे तो उसमें से हीट का एक पार्ट हमारा वर्क में जाएगा और दूसरा पार्ट हमारा जो है वो जो है बर्बाद होएगा, वो हमारा रिजेक्ट जाएगा। जैसे साइलेंसर से आपके जो है थोड़ा सा धुआं निकलता है,
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा है बच्चों, उसको कहते हैं हम क्लॉसियस स्टेटमेंट। और क्लॉसियस का स्टेटमेंट बच्चों है हमारा रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के बारे में इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू construct a self-acting machine that can ठीक है, that can flow heat from, ठीक है, from lower temperature body to higher temperature body। ठीक है, क्या हुआ कि हम एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो अपने आप काम करे कि टेम्परेचर जो है हीट का फ्लो, जो हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे चला जाए। हीट का फ्लो जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर चला जाए, ऐसा हम कोई भी जो है सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकते हैं। वी हैव टू डू some external work on system for flow of heat from lower temperature to higher temperature। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया कि हम कोई एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसमें हमारा जो है उसको फिट कर दे और अपने आप ही जो है हीट हमारा रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें उस मशीन के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, फिर उस वर्क से हम टेम्परेचर को जो है हीट को लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की ओर फ्लो करा सकते हैं। और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में ये वर्क हमारा करता है कंप्रेसर थ्रू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये काम करता है हमारा कंप्रेसर थ्रू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हीट इंजन का कंसेप्ट और उसकी एफिशिएंसी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो है कैरनॉट थ्योरम, इंजन का कैरनॉट थ्योरम। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा हीट इंजन कैसे काम करता है और किस प्रिंसिपल पे काम। प्रिंसिपल तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, कैसे काम करता है और इसकी इफिशियंसी हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजा भी आता है इसको पढ़ने में। अब तब जब ये समझ में आ जाता है, पहले तो बहुत सिर दर्द होता था, ये क्या बकवास है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ बच्चों, देखिए हमारे पास क्या हुआ, हीट इंजन कुछ इस तरीके से हमारे पास है। ठीक, ये हमारा हो गया हीट इंजन इस तरीके से, ये हमारा हो गया T1 टेम्परेचर, और ये बच्चों होता है हमारा T2 टेम्परेचर। इसको कहते हैं सोर्स, ठीक है, और इसको कहते हैं हम सिंक। ठीक है, और बीच में हमने लगा दिया इंजन, और इस इंजन ने हमको वर्क दे दिया। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है, इसीलिए ऐसा ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सोर्स जो होता है वो हमारा हायर टेम्परेचर पे होता है, और सिंक बच्चों हमारा होता है लोअर टेम्परेचर पर होता है। हीट का फ्लो क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ बर्न करते हैं, उससे हीट हमारी जनरेट होती है और उसका फ्लो जो है लोअर टेम्परेचर की ओर अपने आप शुरू हो जाता है। बीच में हमने जो है सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लगा रखा है, वो हमको हमारे जो है गैस के प्रेशर को जो है फोर्स में बदलता है और फोर्स से हमको वर्क मिलता है। इतनी बात यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर के समझिए कि जो है इस इंजन ने हीट ली हमारी Q1, कहां से ली, सोर्स से ली Q1,
ठीक है, और इस हीट का थोड़ा सा पार्ट हमारा वर्क में कन्वर्ट हो गया और बाकी बच्चों हमारा Q2 जो है रिजेक्ट हो गया। बस यही हमारा काम है, ठीक है, यही हमारा काम है। जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या होगा, Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 होगा, क्योंकि हम ज्यादा हीट निकालेंगे और थोड़ी रिजेक्ट करेंगे, बीच में जो है हमारा जो है वर्क हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा क्या हुआ, वर्क जो हो गया वो हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया इसका वर्क। अब बच्चों इतना वर्क मिला, इतनी हमारी हीट निकल के गई। ठीक है, इतनी हमारी हीट जो है कंज्यूम हुई और इतना हमारा वर्क हुआ। तो बच्चों क्या हुआ, अगर हम निकालें इफिशियंसी ऑफ इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, अगर हम यहां पे निकालें तो क्या होगा, इफिशियंसी किसी चीज की क्या होती है, वो होती है, इसको हम ईटा से लिखते हैं, और क्या हुआ, आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क, ठीक है, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। ठीक है, इनपुट एनर्जी, यही तो होगा बच्चों, वर्क भी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो आउटपुट वर्क, जितनी एनर्जी हमें आउटपुट में मिली, वर्क के फॉर्म में मिली, और कितनी एनर्जी हमने उसको दी, वही एफिशिएंसी हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारा क्या हुआ कि अगर हम देखें आउटपुट हमारा वर्क में क्या आया है W, और इनपुट हमने क्या दिया Q1। ठीक है, तो W बच्चों हमारे पास आया Q1 बाई Q2, तो ये हो गया Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यहां पे ऐसे आ गया। तो बच्चों इफिशियंसी हो गई हमारी 1/Q2 बाई Q1, ये आ गई हमारी पास इफिशियंसी। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी Q2 बाई Q1। ठीक, Q2 बाई Q1, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या करते हैं, Q2 बाई Q1 की करते हैं एनालिसिस। तो देखिए बच्चों हमारा क्या हुआ कि Q2 जो है Q1 से छोटा है, Q2 Q1 से छोटा है। अलग अलग इंजन में Q2 की वैल्यू अलग होती है, Q1 की वैल्यू अलग होती है, ये हम किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं बता सकते, लेकिन हाँ Q2 Q1 से छोटा होता है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे क्या हुआ, कि Q2 Q1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है इफिशियंसी आएगी 1 माइनस फ्रैक्शन आ जाएगा कुछ। ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहां पे फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमारी जो है इफिशियंसी जो है वो 1 नहीं होगी, यहां पे देखिए 1 माइनस फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो हमारा इफिशियंसी क्या होगा, वो फ्रैक्शन में आएगी, कुछ आएगी पॉइंट में, सपोज करिए 0.75 आ गई, हमने एग्जांपल ले लिया, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारी इफिशियंसी आ गई, इसको 100 से गुणा कर दे तो हमारे क्या हुआ, 75% जो है हमारा वर्क हमको आउटपुट में मिला। ठीक है, 75% हमारा वर्क हमको आउटपुट में मिला, इस टाइप की बात आ जाती है। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, दिमाग में पहली बात आती है कि मैं तो ऐसा इंजन बनाऊंगा कि उसकी वर्क जो है इफिशियंसी 100% निकलेगी। बनाइए, मुझे मना नहीं किया उसमें, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन होगी, इफिशियंसी में क्या होगा कि वर्क आपका जो है 100% निकले, यानी कि इफिशियंसी आपकी 1 हो, तो उस कंडीशन में क्या हो कि Q2 बाई Q1 हमारा 0 होना चाहिए। जैसे यहां पे हमने लिखा है इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, अगर ये टर्म हमारा क्या हो जाए 0, तो क्या होगा, हमारा इफिशियंसी 1 हो जाएगी, यानी वर्क हमारा 100% आ जाएगा। तो Q2 बाई Q1 के लिए 0 होने के लिए क्या हुआ कि ये 0 अगर हमें लेना है तो उसकी एक ही कंडीशन यहां पे बनती है, वो ये बनती है हमारी, या तो Q2 हमारा 0 हो जाए या Q1 हमारा हो जाए इनफाइनाइट। इसी कंडीशन में हमारा ये 0 हो सकता है, Q2 बाई Q1, और बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो है सोर्स जो है, मतलब पेट्रोल आप जला रहे हैं, उससे इनफाइनाइट जो एनर्जी इनको मिल जाए और जो रिजेक्ट हो वो 0 हो, क्योंकि अगर हमारा रिजेक्शन बंद हो जाएगा तो नेचुरल फ्लो हमारा बंद हो जाएगा, और नेचुरल फ्लो जहां बंद हुआ तो हमारा वर्क मिलना हमें बंद हो जाएगा। इस वजह से जो है हमारा जो है कभी भी किसी भी इंजन की इफिशियंसी हमारी 100% नहीं आ सकती। और प्रैक्टिकलिटी में आपको बताऊं बच्चों, ठीक है, पेट्रोल इंजन जो होता है, पेट्रोल इंजन उसकी 26% होती है इफिशियंसी, और जो बच्चों हमारा डीजल इंजन होता है
उसकी नियर अबाउट 40% तक होती है, इतनी कम हमको मिलती है। सारी इफिशिएंसी के बाद, सारी मेहनत के बाद जो हम लोगों ने इंजन बनाया है हीट इंजन, उसमें हमको इतना ही मिल पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है हीट इंजन का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आके खत्म होता है। और यहाँ पे एक बात और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में काफी कुछ बचा हुआ है, 2 वीडियो इसके और आएंगे, आप जरूर देखिएगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिए कि Q1/Q2 जो होता है वो होता है बच्चों T1/T2। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम एंड कैरनॉट इंजन। ठीक है, कैरनॉट इंजन। जब ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि Q1/Q2 हमारा T1/T2 कैसे होता है, क्यों होता है, उसमें बाकायदा इसका प्रूफ है। कैरनॉट इंजन हमारा वो इंजन है जो एक हाइपोथेटिकल आइडियल इंजन है, उससे ज्यादा अच्छा इंजन बन नहीं सकता। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा इंजन बन नहीं सकता। तो बच्चों, ये मेरा आज का वीडियो जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे था, वो हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, न्यूमेरिकल्स में कोई भी दम नहीं होता है। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में कराऊंगा। और जो लास्ट वीडियो बनेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो बनेगा मेरा रेफ्रिजरेटर पर, उसमें कुछ जो न्यूमेरिकल है वो कुछ ज्यादा करवा देंगे, तो आपका पूरा कंसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कैरनॉट इंजन के कंसेप्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।